गाथा स्थापना कार्यक्रम में उपस्थित आसपास के सभी हमारे पारंपरिक मुखिया पटेल, पुजारा, वारती, गांव डाहला, उसी के साथ में इस कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारी, अधिकारी साथी, युवा साथी, बुजुर्ग साथी, आज का जो कार्यक्रम बोरी बुजुर्ग में किया गया, इस कार्यक्रम को करने के लिए जिस प्रकार से युवाओं ने उत्साह दिखाया और कार्यक्रम का आयोजन को रोकने का उत्साह यहाँ की पुलिस ने दिखाया, तो साथियों, जिस प्रकार से मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कहीं न कहीं आदिवासी के ऊपर अन्याय, अत्याचार, लूट, दमन और उसी के साथ में आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार नहीं देना और उनके संवैधानिक अधिकारों का अपमान करने का काम यहाँ का शासन प्रशासन करता। जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में अभी दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश सरकार पेशा का नियम बनाकर यहाँ लागू किया, लेकिन बड़े दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश में 23% आदिवासी है और 23% आदिवासी का जो इलाका है, उस इलाके में पेशा कानून केंद्र सरकार ने 1996 में लागू कर दिया और मध्य प्रदेश सरकार जो है अभी जो है उसका नियम बना रही, और नियम भी जो है तोड़ मरोड़ कर जो है बनाया। जिस प्रकार से कानून में आदिवासियों के अधिकार है, उसी अधिकार को तोड़ मरोड़ कर जो है मध्य प्रदेश सरकार ने नियम बनाया। अब पेशा कानून बना है, पेशा कानून के हिसाब से पेशा कानून की धारा 4 के तहत हमारे गांव के अंदर आने वाला सभी सामुदायिक संसाधन के ऊपर हमारी गांव की ग्राम सभा का नियंत्रण। उसके बाद में हमको जो है रूढ़िगत व्यवस्था से हमारे गांव का संचालन करना और हमारे गांव में जिस प्रकार से हमारे परंपरागत जो व्यवस्थाएं चली आ रही है, उस व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए उस व्यवस्थाओं का पालन करने का काम हमारा। जैसे जो व्यवस्था हम अगर कहेंगे कि क्या है हमारे गांव की पारंपरिक व्यवस्था, बहुत सारे साथियों ने कहा जैसे कि भारत सरकार भारत में आदिवासी नहीं है, ऐसा जो है हलफनामा संयुक्त राष्ट्र संघ में 1993 में पेश किया। उस समय जब हमको पता चला कि भारत सरकार ये बोल रही है कि भारत में आदिवासी नहीं, तो जुलाई 1993 में मैं भी संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासी का प्रूफ देने के लिए गया था। उस समय मैंने कहा था कि मैं आदिवासी हूं। तो जब हलफनामा पेश किया था, उस समय भारत का प्रतिनिधि जयंत प्रसाद नाम के सरकारी IAS अफसर जाकर यह हलफनामा सरकार की ओर से पेश किया था। और जिस समय हम गए थे, उस समय जो है चक्रवर्ती करके IAS अधिकारी हमारे साथ में थे, सचिव रैंक के। तो जब मैंने कहा कि मैं भारत का आदिवासी हूं, भारत से आया हूं, तब उसने कहा कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं और ये भारत का आदिवासी नहीं है या भारत का आदमी नहीं है, ये तो पाकिस्तान का दलाल है, हमारी देश की सरकार के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए आया। तब जाके मैंने कहा कि मैं आदिवासी हूं, मुझे प्रूफ करने का मौका दिया जाए। तब जो है अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, आप प्रूफ करके दिखाओ कि आप भारत के हो और आदिवासी। तब मैंने जिस प्रकार से
हमारे यहाँ एसडीएम प्रमाण पत्र बना के देते हैं जाति और मूल निवासी। तो वो जाति और मूल निवासी का प्रमाण पत्र मैंने अध्यक्ष महोदय को दिया। उनको कहा कि मैं गजानन, मेरे पिताजी का नाम आप सिंह, निवासी जो है मैं चाटली का हूँ और तहसील मेरा पांचेमल और जिला खरगोन मध्य प्रदेश का मैं मूल निवासी हूँ। ये मूल निवासी का प्रमाण पत्र मैंने तो लिखा है, लेकिन उसके नीचे जो है सील और साइन जो है इन्हीं प्रतिनिधि के साथी ने जो है साइन और सील करके प्रूफ करके दिया है कि मैं जो है चाटली गांव का निवासी हूं, खरगोन जिले का निवासी हूं, मध्य प्रदेश राज्य का निवासी हूं और भारत का रहने वाला हूं। तो ये प्रूफ जो है मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो है भारत सरकार मुझे बोल रही है मैं भारत का हूं। दूसरा प्रमाण पत्र मैंने दिया जो मेरी जाति का प्रमाण पत्र था। मेरा नाम गजानन प्रताप सिंह, जाति बारेला, उपजाति जाति आदिवासी, उपजाति बारेला, निवासी आया के वो प्रमाण पत्र पेश। तो दोनों प्रमाण पत्र जो है मैंने जो पेश किए थे वो दोनों प्रमाण पत्र के नीचे मध्य प्रदेश के सरकारी कर्म अधिकारी का जो है हस्ताक्षर और सील लगाकर जो है दिए थे। तो वो उस आधार पे फिर भी वो कहा कि भारत में आदिवासी नहीं है। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था, मेरे पूर्व साथी ने कहा था, लेकिन ये जो है प्रमाण पत्र भी इनके नकली। तब जाके मैंने कहा कि ये अगर नकली साबित कर दे तो मैं वापस चले जाऊंगा, लेकिन मुझे और भी जो है प्रूफ करने का अवसर दिया जाना था। तब जाके उन्होंने कहा कि आप अपना सबूत दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि आदिवासी भारत में रहता है, उसकी जो है भाषा अलग है, उसकी रीति अलग है, उसका पहनाव अलग है, उसका जो है काम करने का तौर तरीका अलग अलग है और उसके देवी देवता अलग है, उसकी पूजा पद्धति अलग है, उसके जो है नाच गाने अलग है, उसका वाद्य यंत्र अलग अलग। और वो अभी सरकार जो है अभी अभी आई हमारे देश में, लेकिन सरकार से पहले जो है हम लोग भारत में रहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि मैं आदिवासी इसलिए हूं कि भारत में इन्होंने कहा क्या कि कहा था कि अनेक जाति और धर्म के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग भारत में निवास करते हैं, उनमें से ये एक है, ऐसा मुझे समझते हैं, लेकिन मैं उनमें से भी अलग हूं। वो कैसे? क्योंकि मेरी जो पूजा करने की जो तरीके हैं वो जो है, जैसे हम लोगों ने पूजा करा, यहाँ गोबर से लिपने के बाद में फिर जो है यहाँ चावल है, ज्वार है, उड़द है, सिंदूर है, तेल है, तो हम जो है पूछते समय बोलते हैं कि शुभ माने धरती माता, चांद ने, सूर्यमल ने, दाता ने, दोगड़ा ने, हवा ने, पवन ने, झाड़ ने, पीड़ ने, कीड़ा ने, मकोड़ा ने, सारे चीज के नाम से हम जो है पूछते हैं और उसी के साथ में हम प्रकृति को पूछते हैं, चांद ने, हवा ने, पवन, ऐसा हम इस तरह से पूजा करते हैं। दूसरे लोग कैसे पूजा करते हैं? दूसरे लोग, हिंदू पूजा करता है, कोई मूर्ति होगी तो मूर्ति के ऊपर जो है ऐसे करके जो है वो फूल चढ़ाता है, हम नीचे चढ़ाते हैं। हिंदू मूर्ति की पूजा करता है, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हिंदू और आदिवासी में जो है ये अंतर। दूसरा जो है मुसलमान समाज, मुसलमान धर्म के लोग वो दीवाल को पूजा करते हैं, वो दीवाल की पूजा करते हैं और हम प्रकृति की पूजा करते, तो हम मुसलमान भी नहीं है। दूसरा, ईसाई जो होते हैं, ईसाई धर्म जो है वो कृष्ण की पूजा करते हैं, तो वो हमारे से अलग है। वो कृष्ण की पूजा करते तो हम जो है प्रकृति की पूजा करते। हिंदू मूर्ति की पूजा करते तो हम प्रकृति की पूजा करते। तो अनेक धर्म के लोग भारत में रहते हैं, वो उन अलग धर्म के लोगों से भी हम अलग है। हमारे देवी देवता अलग, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारे वार त्योहार अलग। उनके त्योहार कैलेंडर से चलते हैं,
हमारे त्योहार प्रकृति से चलते हैं। प्रकृति में जब भी पानी गिरेगा, फसल उगेगी, उगने के बाद में चारा जानवर खाने लायक हो जाएगा तो हमारी न्योती पूजा होती है। फिर जो है फल लगेगा, फल खाने लायक होगा तो हम नवाई पूछते हैं, नवाई करते हैं। उसके बाद में जो है हम दिवाली करते, दिवाली खेत का जो है सारा फसल पक जाता है, उसके बाद में हम लोग खलियान में ले आते हैं। उस समय गेहूं बोने के पहले बीज का समय फुर्सत का होता है तो हम दिवाली करते हैं। और दिवाली नवाई जो भी हमारा त्योहार होता कैलेंडर के हिसाब से नहीं होता, प्रकृति के हिसाब से होता, गांव के हिसाब से होता। गांव में किसी गांव में अगर कोई बीमार होगा, कोई मर गया है, कोई जो है दुख में है, किसी के जानवर की बीमारी में परेशान है कोई गांव, तो ऐसे समय पे जिस गांव में दुख होता जानवर का या इंसान का या किसी भी प्रकार का दुख होता है तो उस गांव की दिवाली आगे पीछे भी मनती है। हमारी दिवाली, हमारी नवाई एक समय नहीं मनती। लेकिन दूसरों का, हिंदू का फिक्स त्योहार है, मुसलमान का फिक्स त्योहार है, ईसाई का फिक्स त्योहार है, और वो त्योहार जो है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं और हम कैलेंडर के अलग से हमारे वार त्योहार चलते हैं। दूसरी बात, हम लोगों के जो है वाद्य यंत्र है। हमारे वाद्य यंत्र जो है, हम ढोल बजाते हैं, मांदल बजाते हैं, कुंडी बजाते हैं, थाली बजाते हैं, ढोलिया बजते हैं, फेफारिया बजता, उनका जो है बैंड बाजा बजता। तो उनका बैंड बाजा, हमारे जो है वाद्य यंत्र और उनके वाद्य यंत्र में अंतर है, इसलिए हम आदिवासी है और वो उनका दूसरा धर्म है, हमारा आदिवासियों का अपना अलग धर्म। उसी के साथ में जब नाच गाना होता है, गाने हमारे होते तो हमारे गाने जो है हर समय जो है प्रकृति के साथ में जुड़ के हम गाना गाते हैं, प्रकृति को जो है लेके हम गाना गाते हैं, अनाज को लेके गाना गाते हैं। शादी करते हैं तो शादी के गाने हमारे अलग होते हैं, उनके गाने अलग होते हैं। हमारा नाच अलग होता है, उनका नाच अलग होता है। उनका नाच बैंड बाजा बजता है तो शादी में एक लड़का या लड़की कोई फिल्मी दुनिया का गाना गाते हैं और फिर बाद में एक लड़का या एक लड़की जो है हीरो की या हीरोइन की स्टाइल में डांस करते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई किसी की शादी होती है तब जो है ढोल बजता, मांदल बजता, ढुलिया बजते, फेफारिया बजता, थाली बजती, कुंडी बजती, तो नाचने के लिए काका नाचता, बाबा नाचता, दादा नाचता, दादी नाचती, नानी नाचती, नाना नाचता और भतीजा नाचता, भाई नाचता, सब नाचने वाले रहते, देखने वाला कोई नहीं रहता। तो ये अंतर जो है उनमें और हमारे में है, इसलिए हम आदिवासी हैं और वो गैर आदिवासी है। तो भारत में हम आदिवासी रहते हैं, ये प्रूफ करके जो है जुलाई 1993 में मैं करके आया था। उसके बाद में ये निवेदन करके आया था कि जिस ढंग से आदिवासियों के ऊपर तरह तरह के अन्याय अत्याचार हो रहा है, यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन और यहाँ के जो नेता लोग हैं अलग अलग दल के, वो सारे लोग मिलके जो है हम आदिवासियों को के ऊपर बारी बारी से अन्याय किए हैं। उस अन्याय को रोकने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग जो है जांच कमेटियां बिठाई थी, जिसमें ढेवर कमेटी है, आदिम जाति अनुसूचित जाति जमाती की कमेटी है, ऐसे अनेक कमेटियों ने जांच करके जो है आदिवासियों के ऊपर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए सरकार को रिपोर्ट भेजी थी। लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को कचरे पेटी में डाल दिया और आदिवासी के विकास के लिए जो है उस कमेटी के आधार पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो हम निवेदन करते हैं, मैं निवेदन करता हूं माननीय संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष को कि आप जो है भारत सरकार को कहें कि आदिवासियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से मिलकर जो है उनको जो है न्याय दिलाने का काम करेंगे। और मैंने ये भी निवेदन किया था कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घोषणा तैयार किया है, उस घोषणा को हमारे तरफ से जो है जल्दी से जल्दी वो घोषणा आप तैयार करके
पूरे दुनिया में आदिवासी वर्ष मनाने का काम करेंगे, ऐसा आप भाषण में संयुक्त राष्ट्र संघ में देके आया था। और अगस्त में फिर बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की घोषणा कर दी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम आदिवासी हैं, तो आदिवासी के लिए सारी चीज अलग है, तो आदिवासी के लिए संविधान भी अलग से, संविधान में आदिवासियों के लिए अलग प्रावधान रखा है। आदिवासी के लिए जो है इलाके घोषित किए, उस इलाके में जो है जिस प्रकार से जो है हम अगर आजादी के बाद की बात करेंगे, यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पंचशील सिद्धांत जो है लागू किए थे। उस पंचशील सिद्धांत में आदिवासियों के लिए जो है अलग व्यवस्था थी। क्या थी? आदिवासियों की जमीन कोई लेगा नहीं, आदिवासी के यहाँ जो है कर्ज कोई देगा नहीं, आदिवासी के यहाँ शराब कोई बेचेगा नहीं, आदिवासी के यहाँ जो है पुलिस जबरदस्ती जाएगा नहीं, आवश्यकता अनुसार सरकार के कार्यक्रम जाना चाहिए। ऐसे पंचशील सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है यहाँ लागू किए थे। उसके बाद में यहाँ पर 1996 में पेशा कानून आया। पेशा कानून में यह कहा गया कि गांव के अंदर आने वाले सभी सरकारी कर्मचारी और संस्था के ऊपर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। सभी कर्मचारी और संस्था मतलब आपके गांव में अगर कोई पटवारी है, मास्टर है, आंगनवाड़ी है, फॉरेस्ट वाला है, तहसीलदार वाला है या तो पुलिस वाला है, आपकी ग्राम सभा की बिना सहमति से आपके गांव में उनका विभाग का कोई भी काम करना नहीं चाहिए। लेकिन उल्टा यहां हो रहा है। बोरी गांव की ग्राम सभा ने बिरसा मुंडा का गाता बिठाने का काम किया और यहाँ का एसपी जो है यहाँ के कार्यकर्ता को पूछ रहे हैं कि आपने जो है एक धारा 144 के होते हुए गाता स्थापना कैसे कर दी। मैं इनको पूछना चाहता हूं, कोई हमारा आदिवासी, कोई हमारा भाई मरता है, तुमको पूछ के गाड़ते हैं क्या हम? ये हमारी परंपरा है क्या? कोई मरता है तो पुलिस को बोलते हैं क्या? कोई जो है बारवा करते हैं तो पुलिस को पूछते हैं। किसी की बेटी का, किसी के बेटे का अगर शादी करते हैं, इनको पूछते हैं क्या हम? कानून भी ये बोला है कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा ही उसका संविधान। मेरे कई सारे साथियों ने कहा मेरे से पहले, तो हमारी रूढ़ी प्रथा क्या है? जब कोई बच्चा पैदा होगा माँ की पेट से, तो हम पुलिस को पूछने जाएंगे कि मेरी पत्नी के पेट में दुख रहा है, बच्चा पैदा करने दूं या नहीं करने दूं? तो हर चीज में पुलिस जो है टांग अड़ाने का काम करती। तो इनको जो है समझना चाहिए कि आदिवासी इलाके के लिए आदिवासियों के क्या क्या कानून कायदे हैं। आदिवासी इलाके के लिए जो है जिस प्रकार से जितनी भी संस्था या सरकारी विभाग काम करता है, वो गांव में आने के पहले उस गांव से सहमति लेना अनिवार्य है। गांव के अंदर अगर कोई शराब बेच रहा है तो शराब की दुकान लगाने के पहले ग्राम सभा से पूछना है। गांव के अंदर कोई व्यापारी किसी गरीब किसान को पैसा उधार देता है, कर्जे से देता है, तो बिना ग्राम सभा के पूछे से वो किसी भी आदिवासी को जो है कर्जा नहीं दे सकता है। उसके बाद में अगर कोई गैर आदिवासी या तो कोई बैंक हो या कोई भी सरकारी विभाग हो, उसने अगर जो है किसी आदिवासी को क्रॉप लोन दिया हो या किसी योजना के तहत लोन दिया हो, उस योजना का उसको लाभ मिलना चाहिए और मिलने के बाद में भी वो ग्राम सभा से सहमति लेना चाहिए, तब देना चाहिए। देते समय तो ग्राम सभा का सहमति प्रमाण पत्र लेते हैं, लेकिन वसूली करने से पहले ग्राम सभा से कोई नहीं पूछता। तो पेशा कानून के तहत यह कहा गया है कि कर्जा देने के पहले उस गांव की ग्राम सभा से सहमति लेना और वसूली करने से पहले भी उस गांव की ग्राम सभा से सहमति लेना
अनिवार्य। लेकिन ये चीज हम बोलने जाएंगे थाने में कि ये गैर संवैधानिक काम, ये बैंक या ये जो है दुकानदार, ये व्यापारी जो है हमारे गांव में गैर संवैधानिक रूप से कर्जा दे रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करो, तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करे। क्यों? क्योंकि जो है वहां डर लगता है पुलिस को, और यहाँ आदिवासी है, आदिवासी समझता नहीं है, इसलिए आदिवासी को डराने का काम करता है। अब आदिवासी जो है डरने वाला नहीं है, अब आदिवासी समझ गया है, आदिवासी अपने हक को जानता है, अपने अधिकार कैसे लेना वो भी जानता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर कर्ज वसूली जब करते हैं, तो पुलिस को मैं विशेष रूप से बोलना चाहता हूं कि कर्ज देने के पहले रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कर्ज देने वाले को तहसीलदार से लेना पड़ता है, और तहसीलदार अभी तक जो है किसी भी बैंक को या किसी भी व्यापारी को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं दिया है। अवैध रूप से कर्जा जो है हमारे आदिवासी इलाके में दिया जाता है और अवैध रूप से वसूली की जाती है। तो जो अवैध रूप से जो काम करता है, गैर संवैधानिक रूप से जो काम करता है, उसके ऊपर संवैधानिक रूप से कार्रवाई क्यों नहीं करते थे? तो ये काम ये अगर नहीं करते हैं तो इनके ऊपर भी हमको कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि संविधान में काम करने के लिए जिसको जो है अधिकार दिया है, वो अगर काम नहीं करता है तो उसको हटाने या उसको बदलने के लिए भी ग्राम सभा को ये अधिकार है कि ग्राम सभा जो है छोटे कर्मचारियों को जिस प्रकार से वो गांव सभा या ग्राम सभा के विरुद्ध में काम करता है, तो ग्राम सभा उसके विरुद्ध में प्रस्ताव पास करके संबंधित अधिकारी को देगा, तो तुरंत संबंधित अधिकारी उसकी तनख्वाह रोक देगा। उसके बाद में अगर ज्यादा गंभीर अपराध करता है या ज्यादा जो है गलत काम करता है तो उसकी नौकरी भी जो है वो ले सकता है। तो ये अधिकार हमको दिया है, तो इस अधिकार के तहत हमको भी जो है इनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार है। तो साथियों, जिस प्रकार से हमारे गांव में आदिवासी इलाके में जिस प्रकार से हमको जो है अधिकार दिया है, हम क्या बोल रहे थे अभी, ना लोकसभा ना राज्यसभा, क्या बोलते हैं, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा कैसे, है ना। अभी मैं तो बोल रहा था कि ग्राम सभा को ये अधिकार, लेकिन ग्राम सभा कैसे? तो ग्राम सभा ऐसे बड़ी है कि सारा गांव को जिस प्रकार से तुमको अधिकार दे दिया, गांव में जो है गांव की एक सरकार होना चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार है, भोपाल की सरकार है, उसी प्रकार से पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 ये कहता है कि यहाँ पर जो है 4 सरकार बनना चाहिए। 2 सरकार है, एक दिल्ली की सरकार, एक भोपाल की सरकार। तो 2 सरकार मतलब कौन सी? एक गांव की सरकार और एक जिले की सरकार होना। जैसे गांव में हमको अधिकार दे दिया, अभी हम लोग रूढ़ी प्रथा की बात कर रहे हैं, तो रूढ़ी प्रथा की हम बात कर रहे हैं। अभी हमारा कानून जैसे जो है हमारे पटेल साहब आके बोल रहे थे कि वो हमारा देजा जो है कम लिया जाता, ज्यादा लिया जाता, कुछ गलत काम हो रहा है। वो इसलिए हो रहा कि हमारा कोई कानून नहीं बना, हमारा कोई कोर्ट नहीं बना। इसीलिए पेशा कानून के तहत हमारा जिले में स्वायत्त शासन का गठन होना चाहिए। ये पेशा कानून की धारा 4 ये कहती है कि जिले में आपकी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का गठन होना चाहिए। आपका कानून कायदा चलेगा, आपका बजट जिले में बनेगा, आपके गांव में कितना पैसा चाहिए आप जो है गांव से प्रस्ताव बना के भेजो, जिले से पैसे मांगो। तो ये कानून बन गया है। मैंने अभी कहा कि जो है बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार जो है पेशा का नियम
2006 में जब कानून बना, 1996 में जब कानून बना पेशा, तो 25 साल के बाद में नियम बना रहे हैं। तो ये सरकार हमारी नहीं है, इसलिए हमारे बारे में नहीं सोचती है। इसीलिए वहां जिले में जिला पंचायत है, उसको जिला सरकार बनाओ। ये कानून बोल रहा है कि 6ठी अनुसूची के पैटर्न पर जिला सरकार का गठन होना चाहिए, और जिला सरकार जहां होगी वहां हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे गांव की एक सरकार होगी, जो ऐसा हम बोल रहे हैं पारंपरिक तौर तरीके से हमारी रूढ़िवादी ग्राम सभा, रूढ़िवादी ग्राम सभा में जिस प्रकार से हमारे 5 मुखिया हैं, वो मुखिया हमारी सरकार होना चाहिए, और जरूरत पड़े तो जो है पूरे गांव को जो है वो इकट्ठा करके अपना निर्णय ले सकती है। लेकिन विशेष रूप से जो है हमारे यहाँ पर सदियों से सरकार तो 75 साल हुई, उसके 50 साल पहले अंग्रेज हुआ, उसके जो है 200, 250, 300 साल तक आर्य और मुगलों ने राज किया। लेकिन उससे हजारों साल पहले से हमारे बाप दादा जो है हमारी परंपरा अनुसार हमारे गांव की व्यवस्था को चलाते आए हैं। वही चीज जो है संविधान में भी लिखा है और पेशा कानून में भी लिखा है। तो उसको लेकर जो है हम लोगों को गांव सरकार बनाना है, जिला सरकार बनाना है। उसके बाद में हमारे गांव के विवाद हमको निपटाना है, हमारा एक न्यायालय होना चाहिए, बजट हमको बनाना है। उसके बाद में जो है हमारे पारंपरिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको हमको कायम रख के आगे बढ़ना है। तो साथियों, उसी ढंग से अभी पेशा कानून सिर्फ राजस्व इलाके में ही वो पावरफुल नहीं है, जहां वन इलाके हैं वहां पर भी ग्राम सभा पावरफुल है। तो ग्राम सभा पावरफुल मतलब जो है उसके गांव क्षेत्र के अंदर आने वाले सामुदायिक संसाधन मतलब जल, जंगल, जमीन के ऊपर उनका अधिकार होना चाहिए, वो निर्णय लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कानून की जानकारी सरकार को गांव-गांव तक भेजना चाहिए था। उसके लिए जितना पैसा जो है आपको चाहिए वो पैसा आपके पास में था, लेकिन सरकार जो है हमको लूटने के लिए, हमारे ऊपर राज करने के लिए, जो हमारे हक में बने कानून को वो जानबूझ के हमारे गांव-गांव में प्रचार नहीं किया। साथियों, ये पैसे की हम बात करेंगे, कई सारा जो है पैसा आदिवासियों को लगने वाला है, आदिवासियों को चाहने वाला है, आदिवासी मांग रहे हैं, लेकिन आदिवासियों को पैसा नहीं देते। अभी जो है बहुत सारे इलाके में, हो सकता है यहाँ भी होगा, हमारे इलाके में इस तरह से भी बातें हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जो है कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन सरकार आई कुछ दिन के बाद में बदल, कुछ लोगों का पैसा कर्जा माफी हुआ, लेकिन कई सारे लोगों का कर्जा माफ नहीं। दूसरी सरकार आई, उसने कहा हमने तो कर्जा माफी का वादा नहीं किया, हम नहीं माफ करेंगे, लेकिन किसान कर्जे में फंसते 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 जा। तो किसान जब कर्जे में होगा तो उस कर्जे से कैसे निकालना, दूसरे तरफ किसान कर्जे में फंसते जाएगा। अभी खरगोन के साथी लोग आए हैं, खरगोन के एक गांव में एक आदिवासी किसान की जमीन जो है ढोल धमाके बजाकर जो है देखने वालों ने जो है नीलाम कर, तो हमारे सबकी जमीन नीलाम होने वाली। तो उसको रोकने के लिए यहाँ का हमारा जो प्रशासन है उसको जो है हमको बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में संदिग्ध दायित्व निर्धारण नियम 1979 में बना था। वो नियम ये कहता है कि कोई भी आदिवासी या दलित किसान आदिवासी कर्जा लेता है अपना लाभ कमाने के उद्देश्य से, और उस कर्जे से उस आदिवासी दलित को लाभ नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो
आदिवासी दलित का कर्जा भरने की जिम्मेदारी आदिम जाति कल्याण विभाग की बन जाती है। ये दायित्व निर्धारण